तो कल्पना करो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने कोई अपराध नहीं करा है, फिर पूरी दुनिया आपको बेसब्रों की तरह ढूंढ रही है और 2 साल तक सूरज की रोशनी देखे बिना आप एक छोटे से कमरे में छिप कर रहते हो। आपका हर कदम, आपकी हर आवाज आपकी मौत का कारण बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे की जिसकी डायरी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसका नाम था एने फ्रैंक। तो ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है जो सिर्फ बैठकर डायरी लिख रही है। यह कहानी उस कॉन्शियसनेस की है जो इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत ही धैर्य बनाए हुए है और वो विचलित नहीं है, वो एकाग्र है, वो एकाग्रचित होकर कुछ अवलोकन कर रही है, दुनिया को देख रही है और खुद को देख रही है। 12 जून 1929 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम एने फ्रैंक था। एने फ्रैंक और बच्चों की तरह बिल्कुल सामान्य थी। उसको भी खेलना, कूदना, हंसना, बोलना सब पसंद था। अपने भविष्य का सपने देखना कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो इतनी गंभीर हो जाती है और वो ऐसी डायरी लिखती है जो डायरी पूरी दुनिया को हिला के रख देती है। इसी बीच जर्मनी में एक विचारधारा जन्म ले रही थी, अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी। 1933 में अडोल्फ हिटलर सत्ता में आता है और वो धीरे धीरे यहूदियों के अधिकार छीनना स्टार्ट करता है। स्कूल, व्यापार, नौकरियां, यहाँ तक कि जो ह्यूमन के बेसिक राइट्स होते हैं वो भी हिटलर अपने अहंकार के आगे कुचल के रख देता है। यहूदियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ठूस कर रखना, गैस चैम्बर्स में भर के मरवा देना। और ये रिकॉर्ड करा गया कि हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज यानी 60 लाख ज्यूज को मरवा दिया, जिसको होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एनी का परिवार समझ चुका था कि अगर उन्हें ज्यादा समय जर्मनी में बिताया तो शायद वो बच नहीं पाएंगे। तो इसी के चलते उनका परिवार जर्मनी छोड़ के नीदरलैंड शिफ्ट हो जाता है। उस समय तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एडोल्फ हिटलर ने नीदरलैंड से कब्जा कर लिया। एनी का परिवार फिर से खतरे में था। ज्यूज को पीला स्टार पहनना पड़ता था जिससे उनकी एक पहचान करी जा सके कि ये यहूदी हैं। उनको पार्क में जाने की अनुमति नहीं थी, वो सिनेमा हॉल्स नहीं जा सकते थे, साइकिल नहीं चला सकते थे और एक जो इंडिपेंडेंट लाइफ होती है ना, वो पूरी तरह से छीन ली गई थी। फिर 5 जुलाई 1942 में एने फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गोट को नाजी ऑफिसर्स का बुलावा आता है। परिवार बहुत डर गया था। वो समझ गया था कि अब छुपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। उसी के जस्ट दूसरे दिन यानी कि 6 जुलाई 1942 को एने फ्रैंक का परिवार और साथ में कुछ और लोग एम्स्टर्डम की एक बिल्डिंग के ऑफिस में जाकर छिप जाते हैं। और इस ऑफिस में आपको तेज आवाज में बात करना मना है, आपको जूते पहनकर चलने के लिए मना है, आप खिड़की से बाहर नहीं देख सकते हो। और सोचो 13 साल की बच्ची, छोटे बच्चे जिनको खेलने के लिए चाहिए, उनको फ्रेंड्स चाहिए, उनको बाहर घूमना है, उनको दौड़ना है, उनको साइकिल चलानी है या कुछ भी और एक्टिविटीज, लेकिन आप एक बिल्डिंग में, एक कमरे में कैद हो और यहाँ वहां पर ये लोग 2 साल तक कैद रहते हैं। और बच्चों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एने फ्रैंक कुछ अलग थी। एने फ्रैंक के पास एक उसको गिफ्ट में डायरी मिली थी और उस डायरी में वो लिखना स्टार्ट करती है। वो डायरी एने फ्रैंक की सबसे बेस्ट फ्रेंड बनती है। वो उसको किटी कहकर बुलाती थी। वो उस डायरी में अपना डर, अपनी नाराजगी, अपनी धैर्यता, अपनी समझदारी सब कुछ लिखती है। पेपर हैव मोर पेशेंस देन ह्यूमन। वो ऐसा क्यों लिख रही है कि कागजों में इंसानों से ज्यादा धैर्य होता है? क्योंकि वो अपने चारों तरफ देख रही थी कि कितना बुरा माहौल बना हुआ था। इंसान के खून का प्यासा हो गया था। अपनी आकांक्षाओं, उसकी डिजायर ने इंसान की ही जान लेना स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ एक मान्यता के चलते कि जो नॉर्डिक आर्यंस होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, वो सुपीरियर रेस है, जिसकी वजह से हिटलर ज्यूज को ब्रूटली किल कर रहा था। तो वो एने फ्रैंक यहाँ पर ये जो वर्ड लिखती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि कागज में इंसान से ज्यादा धैर्य है। कागज बिल्कुल साफ है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो और वो बिना शिकायत के उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको अपने ऊपर समाहित होने देता है। तो कितनी ही गहराई दिखती है इस लाइन में एने फ्रैंक की। दिन बीतते जा रहे हैं और वो देख रही है कि क्या क्या घट रहा है, इतना खतरनाक युद्ध चल रहा है और उसके ही लोग मारे जा रहे हैं। तो एक जगह वो लिखती हैं, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर गुड एट हार्ट। तो मतलब समझ सकते हो कि एक 13 साल का बच्चा इतनी गहराई से कैसे सोच सकता है कि इतना कुछ हो रहा है, इतना नरसंहार मचा हुआ है, इंसान के खून का प्यासा बन गया है, लेकिन अभी भी उनके अंदर एक आशा है, एक होप है, एक वो, लेकिन आशा किसी उथले केंद्र से नहीं आ रही है, वो किसी मोरालिटी के बेस से नहीं आ रही है, वो एक गहराई से आ रही है, एक समझ से आ रही है।
जो कह रही है कि मुझे अभी भी इंसानियत पर भरोसा है, मुझे लोगों की अच्छाई पर भरोसा है। इसका मतलब इंसान जो कुछ भी कर रहा है, जो जितना भी वो बाहर के हमें हिंसा करते दिख रहा है, वो उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव तो प्रेम है, उसका स्वभाव तो कोमलता है, लेकिन वो इंसान अपनी कोमलता से डिटैच हो गया है अपने डिजायर के चलते, जिसकी वजह से ये सब वो उत्पात मचा रहा है। तो इसलिए वो कह रही हैं, आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर गुड एट हार्ट। मुझे अभी भी विश्वास है कि लोगों के अंदर प्रेम है, लेकिन वो अपने प्रेम को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो समय बीत रहा था। एम्स्टरडैम की उस बिल्डिंग में छिपे हुए उन लोगों को लगभग 2 साल हो चुके थे। हिस्टोरियंस अभी भी इस चीज को निश्चित नहीं करते हैं कि ये बात कैसे लीक हुई, कि नाजीज को कैसे पता चला कि वो परिवार वहां पर छिपा हुआ है। 4 अगस्त 1944 नाजीज ऑफिसर्स आते हैं, एने फ्रैंक और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेते हैं। एने फ्रैंक और उसकी बहन को कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी बहन को बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के चलते उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद एने फ्रैंक भी इस सदमे से सरवाइव नहीं कर पाती है, उसकी भी डेथ हो जाती है। एने फ्रैंक की जब डेथ होती है 1945 में, तो युद्ध खत्म ही होने वाला था। तो उनके परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति सरवाइव कर पाता है, जो उनके पिता होते हैं, ओटो फ्रैंक, जिनको बाद में एने फ्रैंक की डायरी मिलती है और वो उस डायरी को पब्लिश कराते हैं। और वो जब डायरी पब्लिश होती है तो पूरी दुनिया को हिला देती है कि कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, जहां पर इंसान तिल तिल करके अंदर से मरता चला जा रहा है, वहां पर एक 13 साल की लड़की इतने धैर्य और साहस के साथ, इतनी गंभीरता के साथ, इतनी गहराई में डूबकर कुछ लिख रही है। तो ये डायरी हमको बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर देती है। एने फ्रैंक की कहानी में एक चीज जो सबसे ज्यादा होल्ड करती है, वो है एक लड़की जो बाहर से कैद है लेकिन अंदर से आजाद है। बाहर से देखे तो सब कुछ है, खतरा है, मारे जाने का डर है, बंद दीवारें हैं, कहीं आप भाग नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी उस डायरी में जो लिखा जा रहा है वो किसी डर से नहीं आ रहा है, बल्कि वो एक गहराई से आ रहा है, वो एक जीने की गहरी इच्छा से आ रहा है। आई स्टिल बिलीव पीपल आर गुड एट हार्ट। तो ये एक लाइन ऐसी जगह से आ रही है जहां पर ईगो नहीं है। तो ईगो क्या? ईगो वो जो खुद को एक्सपैंड करना चाहता है, हर चीज एक्वायर कर लेना चाहता है। अब एने फ्रैंक को किसी कपड़े का डिजायर नहीं है, उनको भविष्य में क्या बनना है इसकी परवाह नहीं है, उनको किसी सोशल सर्कल में नहीं जाना है। क्या है उनके पास? बस एक डायरी है, कलम है और उनके अंदर की समझ है, सच्चाई है, बस। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो जो आम आदमी है, जो हम लोग हैं, हम लोग टूट जाते हैं अंदर से, कुछ बचता ही नहीं है। कि अंदर तो बस एक डर रहेगा ना कि अभी तो अगले क्षण हम मर जाएंगे, अभी कोई बाहर से लोग आते होंगे, हमको गोलियों से भून देंगे या हमको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या ही जीने की कोशिश करेंगे, हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे, हम तो बस इसी डर में ही मर जाएंगे ना, डर डर के। तो एने फ्रैंक की स्टोरी हमें इसीलिए इंस्पायर करती है कि उन्होंने जितना जिया ऑनेस्टी से जिया, ऐसी किसी उम्मीद से नहीं, किसी डिजायर से नहीं कि हमें कल को कुछ मिल जाएगा, कि इस डायरी से हमें मॉनेटरी फायदा हो जाएगा या फिर हमें फेम मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। तो ये हमें आई एमनेस सिखाती है कि मैं हूं और मैं ये कर रहा हूं किसी फ्रूट से नहीं, किसी डिजायर से नहीं, इसलिए क्योंकि मैं हूं। अब अगर हम लोग अपनी तरफ देखें कि हमको कैद नहीं करा गया है, हम किसी 4 दीवारी में नहीं है, हम किसी ऐसी जगह नहीं फंसे हैं जहां पर हमको अभी डर है कि अभी हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम जो जानते हैं हम उसको जी क्यों नहीं पाते हैं, हमारे अंदर उतनी सच्चाई क्यों नहीं है? ये डायरी हमको यही सिखाती है।